नमस्कार, अराउंड द वर्ल्ड में आपका स्वागत है। मैं हूं विवेक वशिष्ठ। ग्रीस संकट दुनिया के बाजारों के लिए बड़ा सिरदर्द बन गया है। यूरोजोन में ग्रीस के बने रहने की कोशिशें नाकाम नजर आ रही हैं। यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने कल ग्रीस में इमरजेंसी फंडिंग बढ़ाने के लिए इनकार कर दिया है। इन सब के बीच ग्रीस में बैंक्स 5 जुलाई तक बंद रहेंगे। इसके साथ ही ग्रीस बैंक्स में कैपिटल कंट्रोल को भी लागू कर दिया गया है। ग्रीस के बाजार आज बंद हैं। अब सबकी नजर ग्रीस में 5 जुलाई को होने वाले जनमत संग्रह पर है। इस जनमत संग्रह में ग्रीस के यूरोजोन में बने रहने या न रहने का फैसला होगा। अगर ग्रीस के लोगों ने विरोध में वोट डाला तो ग्रीस का यूरोजोन से निकलना तय हो जाएगा। ग्रीस संकट का असर यूरोप के दूसरे बैंक्स पर भी पड़ सकता है। इसी डर से दुनिया के बाजार गिर रहे हैं। ग्रीस के इस संकट का असर भारतीय बाजारों पर भी देखने को मिला है। सेंसेक्स करीब 600 अंकों तक टूट गया तो निफ्टी ने भी 175 अंकों का गोता लगाया। सबसे बड़े आर्थिक संकट में घिरा ग्रीस। ग्रीस पर मंडराया दिवालिया होने का खतरा। 7 दिन बंद रहेंगे ग्रीस के बैंक। एटीएम से निकाल सकेंगे सिर्फ 60 यूरो। यूरोपीय देश ग्रीस फिलहाल सबसे बड़े आर्थिक संकट से जूझ रहा है और इस संकट का हल निकलेगा या फिर मुसीबत और बढ़ेगी, इसका अंदाजा खुद ग्रीस को भी नहीं है। 30 जून यानी मंगलवार वो आखिरी दिन है जब इस देश को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF का 150 करोड़ यूरो का कर्ज चुकाना है और अगर ऐसा नहीं हुआ तो यूरोपियन सेंट्रल बैंक ग्रीस को दिवालिया घोषित कर सकता है। यानी ग्रीस सरकार के लिए आने वाले कुछ दिन बेहद अहम रहने वाले हैं और सरकार को हर कदम सोच समझकर उठाने की जरूरत है। यही वजह है कि सोमवार को प्रधानमंत्री अलेक्सिस सिप्रास की सरकार ने बड़े फैसले किए। मसलन 6 जुलाई तक सभी बैंकों को बंद रखने को कहा गया है। एटीएम से होने वाली ट्रांजैक्शन को भी सीमित कर दिया गया है। ग्रीस में कोई भी शख्स एक दिन में एटीएम से सिर्फ 60 यूरो ही निकाल पाएगा। 60 यूरो का मतलब हुआ कि एटीएम से सिर्फ 4,255 रुपए ही निकाले जा सकेंगे। इतना ही नहीं, ग्रीस के सभी बैंकों के साथ ग्रीस का शेयर मार्केट भी 7 दिन बंद रहेगा। ग्रीस की जनता को हालात खराब होने का अंदाजा जरूर था, लेकिन हालात इस कदर बिगड़ेंगे इसका एहसास शायद नहीं था। यही वजह है कि एटीएम बूथों के बाहर लोगों की लाइनें लगी हुई हैं। इसके साथ ग्रीस सरकार ने फॉरेन ट्रांसफर पर भी रोक लगा दी है। अगर किसी को पैसे भेजने भी हों तो इसके लिए सरकार से इजाजत लेनी होगी। ग्रीस सरकार ने देश को कर्ज संकट से उबारने के लिए यूरोजोन और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अधिकारियों के साथ बैठक की थी, लेकिन कोई सहमति नहीं बन पाई, जिसके बाद यूरोपियन सेंट्रल बैंक यानी ECB ने इमरजेंसी फंड देने से भी इनकार कर दिया। यही देखते हुए ग्रीस सरकार ने अब 5 जुलाई को देश में जनमत संग्रह कराने का फैसला किया है, जिस पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हैं। ग्रीस के लोग उस दिन इस बात पर वोटिंग करेंगे कि उनके देश को यूरोजोन में रहना है या नहीं, और फिर ग्रीस के PM अलेक्सिस सिप्रास 6 जुलाई को जनमत संग्रह के नतीजों का ऐलान करेंगे। यानी साफ है कि अगले 7 दिनों में ग्रीस में बहुत कुछ दांव पर लगा है, जैसे सिप्रास सरकार की साख, देश की अर्थव्यवस्था, यूरोजोन में ग्रीस की सदस्यता और सबसे अहम ग्रीस के आम नागरिक की जरूरत, रोटी, कपड़ा और मकान। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इस बीच ग्रीस के प्रधानमंत्री सिप्रास ने ट्वीट कर नागरिकों को भरोसा दिलाया है कि बैंक्स में उनकी जमा पूंजी के अलावा सैलरी और पेंशन की रकम बिल्कुल सुरक्षित है। उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले दिनों में हमें धैर्य
और मानसिक संतुलन बनाए रखने की जरूरत है। सिप्रास फिलहाल मुश्किलों में घिरे हुए हैं। ग्रीस को कर्ज देने वाले देश चाहते हैं कि वो खर्चों में कटौती करें, लेकिन सिप्रास खर्चों में कटौती न करने के वादे के साथ चुनाव जीते थे। सिप्रास ने चुनाव के दौरान देश को कर्ज संकट से उबारने, नई नौकरियां देने और पेंशन जारी रखने का वायदा किया था और अब एथेंस में लोग खर्चों में कटौती का विरोध कर रही सरकार के समर्थन में सड़कों पर उतरे हुए हैं। और अब आपको बताते हैं कि ग्रीस संकट है क्या। 2001 में ग्रीस यूरोजोन में शामिल हुआ था। 2004 के ओलंपिक गेम्स का आयोजन किया गया। इसके लिए ग्रीस ने भारी कर्ज लिया। ये कर्ज आगे जाकर इतना बढ़ गया कि 2009 में ग्रीस पर जीडीपी की तुलना में 113% कर्ज था। ग्रीस सरकार ने खातों में हेराफेरी करके आंकड़ों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया। 2009 में नई सरकार ने गड़बड़ी का खुलासा किया। गड़बड़ी का खुलासा होने के बाद ग्रीस पर भरोसा घटा। ग्रीस को कर्ज देने वाले देशों की संख्या कम हुई। मई 2010 में यूरोजोन, ईसीबी, आईएमएफ ने 10 अरब यूरो का राहत पैकेज दिया। जून 2013 तक ग्रीस की वित्तीय जरूरतें पूरी की। सवाल है कि आखिर यहां तक नौबत आई क्यों, और क्यों नहीं ग्रीस की पिछली सरकारों ने खर्चों को लेकर चेक बैलेंस किया। माना जा रहा है कि उसी गलती का खामियाजा अब पीएम सिप्रास की सरकार को भुगतना पड़ रहा है। ग्रीस के मौजूदा आर्थिक संकट के लिए आखिरकार कौन जिम्मेदार है? ग्रीस में पहले की सरकारें, यूरोपियन यूनियन या फिर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ? एक नजर में देखें तो इस कर्ज संकट के लिए तीनों जिम्मेदार नजर आते हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा जिम्मेदार नजर आती हैं वो है ग्रीस में इससे पहले की सरकारें, जिन्होंने शायद ये जानने समझने की कोशिश ही नहीं की कि आखिर देश में चल क्या रहा है। ग्रीस साल 2001 में यूरोजोन में शामिल हुआ और यूरो को मुद्रा के तौर पर अपनाया। 2004 में ओलंपिक खेलों के आयोजन में खूब खर्च हुआ, जिसके लिए उसने कर्ज लिया था। 2004 से 2015 के बीच ग्रीस में 4 प्रधानमंत्री बदले, पर किसी ने भी जनता के हित में नहीं सोचा। और 2009 में आई मंदी ने तो ग्रीस की अर्थव्यवस्था का बुरा हाल कर दिया। हालात इतने बिगड़े कि 2012 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जॉर्ज पापेंद्रू को इस्तीफा देना पड़ा। 2010 से ही ग्रीस ने कर्ज चुकाने के लिए आईएमएफ और यूरोपियन सेंट्रल बैंक यानी ईसीबी से बेल आउट पैकेज लेना शुरू कर दिया था, जो सिलसिला अब तक जारी है। लेकिन अब आईएमएफ का कर्ज चुकाने के लिए यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने इमरजेंसी फंड देने से इनकार कर दिया है और पीएम तसिप्रास के सामने सिर्फ चुनौतियां ही चुनौतियां हैं। तसिप्रास ने चुनाव के दौरान देश को कर्ज संकट से उबारने, नई नौकरियां देने और पेंशन जारी रखने का वादा किया था। और अब एथेंस में लोग खर्चों में कटौती का विरोध कर रही सरकार के समर्थन में सड़कों पर उतरे हुए हैं। यानी साफ है कि ग्रीस में पहले की सरकारों ने खर्चों पर ध्यान नहीं दिया। सरकारें आईएमएफ और यूरोपियन सेंट्रल बैंक से कर्ज लेती रही, लेकिन कर्ज चुकाने के बारे में किसी ने नहीं सोचा। और यही वजह है कि आज ग्रीस की जनता अर्थव्यवस्था का सबसे मुश्किल दौर देख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। भारत भी ग्रीस संकट से अछूता नहीं है। हालांकि सरकार का कहना है कि भारत पर इसका सीधा असर नहीं पड़ेगा, लेकिन यूरोजोन के प्रभावित होने का असर दिखेगा। ग्रीस को आईएमएफ के करीब 150 करोड़ यूरो चुकाने की डेडलाइन कल है। ग्रीस के यूरोजोन में बने रहने की कोशिशें लगातार नाकाम होती नजर आ रही हैं। 30 जून तक ग्रीस को आईएमएफ के कर्ज का भुगतान करना है, लेकिन आशंका जताई जा रही है कि ग्रीस भुगतान नहीं कर पाएगा और डिफॉल्ट कर जाएगा। हालांकि ग्रीस डिफॉल्ट की खबरों के चलते भारतीय बाजार भी थर्राकर गिर गए, लेकिन सरकार का मानना है कि ग्रीस संकट का देश की इकोनॉमी पर सीधा असर नहीं पड़ेगा। It doesn't affect us directly to the extent that it affect the euro.
there might be an indirect impact because there would be, I guess, weakening of the euro vis-a-vis the dollar. If the dollar firms up, then we have implications here also. So that is, interest rates might firm up also as risk is reassessed in Europe. दुनिया भर के इन्वेस्टमेंट बैंक और क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों की ग्रीस संकट के बारे में अलग अलग राय है। बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच का कहना है कि इसका असर दुनिया भर के शेयर बाजारों पर गिरावट के तौर पर दिख सकता है। साथ ही शॉर्ट टर्म में बॉन्ड दरों में बढ़ोतरी हो सकती है। डॉइश बैंक के मुताबिक भारत में करीब 6,500 करोड़ डॉलर के इनफ्लो पर असर पड़ सकता है, जबकि चीन पर ग्रीस डिफॉल्ट का सबसे ज्यादा असर पड़ेगा। पेमेंट डिफॉल्ट करने पर ग्रीस अगले 1 से 1.5 साल में यूरोजोन से बाहर हो सकता है, लेकिन जानकारों के मुताबिक यूरोजोन से ग्रीस के निकलने का कोई बड़ा आर्थिक प्रभाव नहीं पड़ेगा। जानकारों के मुताबिक लंबी अवधि में भारत पर इसका खास असर नहीं पड़ेगा। ग्रीस संकट से यूरो में गिरावट आने की संभावना है। कई भारतीय कंपनियों के यूरोप के साथ व्यापारिक रिश्ते हैं। ऐसे में करेंसी में उतार चढ़ाव से बिजनेस पर असर पड़ सकता है। ऑटो एंसिलरीज, आईटी और फार्मा सेक्टर पर असर पड़ने की आशंका है। I mean, so far India is behaving in line with other Asian markets, I think. Okay. No cause for worry, sir. As of So far, no cause for worry. फिलहाल ग्रीस के सभी बैंक 5 जुलाई तक बंद रहेंगे और एटीएम से भी 60 यूरो से ज्यादा निकालने पर रोक लगा दी गई है। अब दुनिया की नजरें रविवार को ग्रीस में होने वाले जनमत संग्रह पर टिकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब आपको बताते हैं कि ग्रीस संकट से भारत समेत दुनिया पर क्या असर पड़ सकता है। इस पर आर्थिक मामलों के जानकार आकाश जिंदल के मुताबिक इस संकट से भारत में निवेश पर असर पड़ सकता है। जो एक मैं कहूंगा एक बड़ा सदमा जो लगा है ग्रीस को, या एक नेगेटिविटी ये आई है कि ग्रीस के जो बैंक्स हैं वहां की सरकार ने 1 हफ्ते के लिए बंद कर दिए हैं। तो तब से जो है पूरे विश्व में कहीं ना कहीं घबराहट का माहौल पैदा हुआ है। हम कैसे इम्पैक्ट होते हैं? ग्रीस यूरोपियन यूनियन का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है और यूरोपियन यूनियन और अमेरिका का आपस में बहुत बिजनेस रिलेशन है। हम सब जानते हैं कि इंडिया की स्टॉक मार्केट में जो फॉरेन मनी है वो प्राइमरीली यूएस के एफआईआईज हैं या ईयू के एफआईआईज हैं। तो एक रिस्क हमारे लिए ये है कि इसकी वजह से ये अगर इशू और इंटेंसिफाई होता है, वो कहीं पैसा पुल आउट जो है इंडिया से ना कर लें। दूसरा, ओवरऑल वर्ल्ड इकोनॉमी पहले ही डाउन चल रही थी, इसकी वजह से और डाउन जाने की उम्मीद है। अब देखते हैं कुछ खबरें दुनिया एक नजर में। पश्चिमी अफगानिस्तान में तालिबान आतंकियों ने घात लगाकर 11 अफगान सैनिकों की हत्या कर दी। हेरात प्रांत के गवर्नर के मुताबिक आतंकियों ने रविवार रात सेना के काफिले पर हमला किया था। इसमें 11 सैनिकों की मौत हो गई। खबरों के मुताबिक हमले में 6 सैनिक जख्मी भी हुए। इसे पिछले हफ्ते कुंदुज प्रांत में आतंकियों पर की गई कार्रवाई का जवाबी हमला माना जा रहा है। अफगान सेना लंबे वक्त से विदेशी सेनाओं की मदद के बगैर आतंकियों का मुकाबला कर रही है। इराकी सेना ने आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट के ठिकानों पर हमला करके 51 आतंकियों को मार गिराने का दावा किया है। बताया जा रहा है कि सेना ने हमलों में आतंकियों के अलग अलग ठिकानों को निशाना बनाया, जिनमें कई आतंकी और इस्लामिक स्टेट के समर्थक मारे गए। इराकी सेना की कार्रवाई में सबसे ज्यादा 26 आतंकी अनबर प्रांत के सगारा में मारे गए। अनबर प्रांत का सबसे बड़ा शहर रामादी अब भी आतंकियों के कब्जे में है। अमेरिका में एक छोटा विमान अनियंत्रित होकर एक मकान के ऊपर जा गिरा। हादसा बोस्टन के दक्षिण पश्चिम स्थित प्लेनविले में हुआ। इसमें विमान में सवार 3 लोगों की मौत हो गई। हादसे के बाद मकान में आग लग गई। फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक ये विमान रविवार शाम 5:45 पर मकान के ऊपर क्रैश हुआ। विमान पेंसिल्वेनिया से मैसाचुसेट्स जा रहा था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मकान में लगी आग को बुझाने में फायर फाइटर्स को 3 घंटे लग गए। अच्छी बात यह रही कि मकान में रहने वाला कोई शख्स हताहत नहीं हुआ। लुइसियाना से भारतीय अमेरिकी गवर्नर बॉबी जिंदल ने गे मैरिज पर राष्ट्रपति ओबामा और हिलेरी क्लिंटन की आलोचना की है। जिंदल का कहना है कि दोनों ने जनमत संग्रह के आधार पर अपने विचार बदल लिए हैं। बॉबी जिंदल का कहना है कि विवाह पर उनके विचार ईसाई धर्म पर आधारित हैं और उनका मानना है कि विवाह स्त्री और पुरुष के बीच ही हो सकता है। जिंदल का ये बयान ओबामा और हिलेरी के बयानों के बाद आया है।
ओबामा ने समलैंगिक विवाह को अमेरिका की जीत बताया था और हिलेरी ने भी अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के इस ऐतिहासिक निर्णय की प्रशंसा की। सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देते हुए कहा कि समलैंगिक लोग देश के सभी 50 राज्यों में विवाह कर सकते हैं। आजकल रमजान का पाक महीना चल रहा है। रोजाना इफ्तार के बाद इंतजार होता है सहरी का, लेकिन पेशावर में रहने वाले बच्चों ने रात में जागते रहने के लिए बेहतर रास्ता खोज लिया है। क्या कर रहे हैं पेशावर में बच्चे, देखिए इस रिपोर्ट में। रमजान का पाक महीना सुबह की नमाज से लेकर शाम को सूर्यास्त के बाद होने वाली नमाज तक रोजा रखा जाता है। सुबह के रोजे की शुरुआत के लिए लोग देर रात तक जागते हैं और रमजान की इन रातों को दिलचस्प बनाने के लिए बच्चे अब अंडों के पारंपरिक खेल की तरफ रुख करने लगे हैं और वो है अंडे की लड़ाई। जी हाँ, ये खेल उबले हुए रंगीन अंडों के साथ खेला जाता है और ये पाकिस्तान का बहुत पुराना खेल है जो कई पीढ़ियों से चला आ रहा है। शहर में हमारे ग्राउंड की कमी होने की वजह से हम लोग सहरी तक हमें जागना पड़ता है। इस वजह से हम लोग ये गेम खेलते हैं, क्योंकि हमारे बड़े भी खेलते थे। इससे हमारा टाइम गुजरता है रमजान में, क्योंकि हमें सहरी तक जागना पड़ता है। इस गेम्स के रूल्स बहुत ही सिंपल हैं। एक खिलाड़ी को खुद का अंडा बचाकर दूसरे खिलाड़ी का अंडा फोड़ना है और जिसका अंडा गेम के आखिरी तक बच गया वो इस गेम का विजेता कहलाएगा। ये खेल रमजान के दिनों में ज्यादा खेला जाता है ताकि वो सूर्योदय से पहले तक जाग सके। जिस तरह दीगर लोगों के लिए क्रिकेट से फुटबॉल से एवरीवन जो कुछ भी है, तो इसलिए मैं भी यहाँ पर अंडे लाना इसलिए आता हूँ क्योंकि हमारा दिल का शौक है कि मैं अंडे लाऊं, हम कुछ नया कुछ करें। ये हमारी तरह की हमारी एक हॉबी एक तरह की। अंडों का ये खेल जहाँ एक तरफ लोगों का शौक बन गया है, वहीं दूसरी तरफ अंडे बेचकर कुछ लोग इस खेल से अच्छी कमाई भी कर लेते हैं। पानी में जोशाकर फिर मतलब मैं इस टाइम लाता हूँ जी। ये बच्चे मतलब के साथ खेलते हैं, लड़ाते हैं जी। इसमें मुझे 1 रुपया 2 रुपया बच जाते हैं जी संडे में बस। एग फाइटिंग सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं, दुनिया के बाकी देशों में भी खेली जाती है, जहां इसे एग टैपिंग, एग जैर्पिंग के नाम से जानते हैं। यूरोप में ईस्टर के दौरान एग जैर्पिंग चैंपियनशिप रखी जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। साल का तीसरा ग्रैंड स्लैम विंबलडन शुरू हो चुका है। इस साल मेंस में नोवाक जोकोविच और रोजर फेडरर को फेवरेट माना जा रहा है, जबकि महिलाओं में सेरेना विलियम्स और पेत्रा क्वितोवा में कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। साल के तीसरे ग्रैंड स्लैम का बिगुल बज चुका है। आज से शुरू हुई इस चक्कर में हर कोई सिर्फ एक चमचमाती ट्रॉफी के लिए जद्दोजहद करेगा। ऐसे में टूर्नामेंट की शुरुआत से पहले हर खिलाड़ी रिलैक्स कर अपनी ताकत को कोर्ट पर उतारना चाहता है। नजर हर बार की तरह एक बार फिर विश्व के नंबर 1 नोवाक जोकोविच पर होगी। शानदार फॉर्म और बेहतरीन फिटनेस के दम पर जोकोविच दूसरे खिलाड़ियों को कोर्ट पर पटकनी देने के लिए तैयार दिख रहे हैं। मैं विंबलडन पहले भी जीत चुका हूँ। सच्चाई से कहूँ तो मैं इस इच्छा से विश्वास के साथ जा रहा हूँ कि दोबारा विंबलडन जीत सकता हूँ, मगर ऐसी सोच वाला मैं अकेला नहीं हूँ। विंबलडन की बात हो और ग्रॉस किंग रोजर फेडरर का नाम जुबान पर न आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। 7 बार विंबलडन का खिताब जीत चुके फेडरर पहले ही कह चुके हैं कि इस बार फाइनल जीतना उनका सबसे बड़ा लक्ष्य है। फेडरर को भी पता है कि उनकी बढ़ती उम्र उनके सामने सबसे बड़ा रोड़ा साबित हो सकती है, लेकिन कोर्ट का किंग वही बनता है जो हौसलों की उड़ान भरता है और इसमें फेडरर का कोई सानी नहीं। इन दोनों के अलावा ब्रिटेन के एंडी मरे, राफेल नडाल और कई बड़े खिलाड़ियों के बीच कांटे की टक्कर होगी। महिला वर्ग में सेरेना विलियम्स सबसे फेवरेट है। इस साल सेरेना ने 33 मैच खेले और 32 में उन्हें जीत मिली। इस साल 2 ग्रैंड स्लैम जीत चुकी हैं। सेरेना का इरादा विंबलडन और यूएस ओपन जीतकर पहली बार कैलेंडर स्लैम पूरा करने का है।
लेकिन सेरेना को डिफेंडिंग चैंपियन पेट्रा क्विटोवा से कड़ी टक्कर मिलेगी। क्विटोवा पिछले 4 साल में 2 बार विंबलडन का खिताब जीत चुकी है। वहीं टेनिस स्टार मारिया शारापोवा के मन में भी ट्रॉफी उड़ाने का सपना पल रहा है। शारापोवा का टारगेट रिकॉर्ड को बेहतर करने के साथ साथ सबको हैरान करने का है। वैसे नजरें विश्व की कई और बड़ी महिला खिलाड़ियों पर भी रहेगी, लेकिन असली मुकाबला सेरेना, क्विटोवा और शारापोवा के ही बीच माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब बात करते हैं कि स्पेशल फैशन शो की। फैशन शोज आपने कई देखे होंगे, लेकिन जो शो अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं उसके मॉडल्स आपको हैरान कर देंगे। वो स्टाइलिश हैं, अडोरेबल हैं और थोड़े नॉटी भी। डॉग्स जिनके स्टाइल को देखकर आप हो जाएंगे फिदा, जिनकी अदाएं आपको बना देंगी इनका फैन। ये नजारा है थाईलैंड के डॉग शो का, जहां एक ही छत के नीचे पार्टी करने पहुंचे दुनिया भर के कई डैशिंग डॉग्स। कोई विलन बनकर शो में आया, कोई कार्टून कैरेक्टर बनकर, तो कोई अपनी सिंप्लिसिटी से सबको इम्प्रेस करता नजर आया। थाईलैंड का ये 4 दिन का एनुअल इवेंट हर साल इसी तरह से दुनिया भर के अलग अलग शेप्स और साइजेस के डॉग्स के स्टाइल्स और ट्रेंड्स को पेश करता है। इस साल इस इवेंट में डॉग्स ने जमकर धमाल किया। डॉग्स के ढेर सारे कॉम्पिटिशन्स हुए, उनके खाने पीने और सेहत से जुड़े वर्कशॉप्स रखी गयी और डॉग्स को स्टाइलिश बनाने के लिए उनके ग्रूमिंग प्रोडक्ट्स के ढेर सारे आउटलेट्स भी यहाँ लगाए गए। बात डॉग्स के शैम्पूज की हो, टॉयज की या फिर उनके कपड़ों की, यहाँ हर तरह का सामान शोकेस किया गया। बैंकॉक में हुआ इस डॉग शो का मकसद सारे डॉग लवर्स को एक साथ इकट्ठा करने का था। डॉग्स के लिए तो ये शो किसी ग्रैंड पार्टी से कम नहीं था। भाई जहाँ टेम्पटिंग खाना होगा, बेहतरीन नजारा होगा और ढेर सारी शॉपिंग होगी, तो कोई भी डॉग यही सोचेगा कि भाई लाइफ हो तो ऐसी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।